ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे भारत, चीन और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों के बाद आखिर इस वक्त वैश्विक स्तर पर क्या हलचल देखने को मिल रहे हैं। पहले खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों ने सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी है। दरअसल वॉशिंगटन का असली डर यह है कि अगर एशिया की ये दो बड़ी ताकतें हाथ मिला लेंगी तो उसकी वैश्विक दादागिरी का जो धंधा है वो ठप हो जाएगा। अमेरिका को ये दोस्ती फूटी आंख नहीं भा रही है और इसलिए अब गंभीर आरोप लगा रहा है ट्रंप प्रशासन के आर्थिक चाणक्य पीटर नवारो ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नाम से एक रिपोर्ट जारी कर जो दावा किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दरअसल लगातार जो नजदीकियां बढ़ रही है इसको लेकर आपको बता दें कि 40 से तो चीन और भारत के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे लगातार अमेरिका की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी टैरिफ से लाभ मिल रहा है। अमेरिका की चालाकी आपको बताते हैं, खुद तो देखिए चीन के साथ अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहा है और भारत अगर अपने पड़ोसी से व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते सुधारे तो इसे स्कैम बता दे। असल दर्द ये ही है कि अमेरिका को वो पुराना दांव पूरी तरीके से फेल हो चुका है जिसमें वो भारत को चीन के खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता था। पहले रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान बांटा, अब चीन के नाम पर आंखें दिखा रहे हैं। अब जब भारत इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है तो यही बात ट्रंप और उनके सलाहकारों को हजम नहीं हो रही है। आखिर वॉशिंगटन चाहता क्या है और भारत पर दबाव डालने के पीछे उसकी मंशा क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनता ने क्या कहा है। कुछ हमारे सवाल थे और उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे। सवाल नंबर 1, भारत चीन के रिश्तों में लगातार जो नजदीकियां हो रही हैं, जो सुधार देखने को मिल रहा है, उससे अमेरिका के चिढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ये सवाल हमारा पहला था। इस पर जनता ने क्या कहा? एशिया में भारत चीन की संयुक्त ताकत का डर क्या ये है? इसमें 13% लोग हाँ में जवाब देते हैं। अमेरिका की वैश्विक दादागिरी खत्म होने का खतरा है अमेरिका को, ये 40% लोग मानते हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि अलग अलग सर्वे हमने किया और जिसमें ये लोगों की राय है, अमेरिका भारत पर चीन का शैडो नेटवर्क होने का आरोप लगा रहा है। ये कितना तर्कसंगत है, आप इसे किस तरीके से समझते हैं? इस पर लोगों ने क्या जवाब दिया है वो भी समझ लीजिए। पूरी तरीके से बेबुनियाद है, 34% लोग कह रहे हैं। अमेरिका अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है, 27% लोग कहते हैं। आंशिक रूप से सही है, 10% लोग ये मानते हैं। टैरिफ बढ़ाने पर दबाव बनाने का ये पैतरा है अमेरिका का, ये 29% लोगों को ऐसा लगता है। हमारा तीसरा सवाल ये था, अमेरिका रूस के बाद अब चीन के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पर लोगों ने क्या राय दी है? ये अमेरिका के दोहरे रवैये को दर्शाता है, 29% लोग ये मानते हैं। इंडिया फर्स्ट नीति की जीत ये है, ये 10% लोग ये मानते हैं। अमेरिकी व्यापार घाटे की ये बौखलाहट है, 21% लोग ये कह रहे हैं। बल्कि भारत को अपने हितों के अनुसार फैसला लेना चाहिए, 40% लोग ये मानते हैं कि जो भारत को सही लगता है अपने हित के लिए उस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए भारत को। चौथा सवाल, जो चौथा हमारा सवाल था वो ये कि क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? हाँ में लोगों ने जवाब दिया, 55% की तादाद इतनी थी। अमेरिका की पुरानी नीति इस पर टिकी है, नहीं ये एक व्यापारिक रणनीति है, ये 10% लोग मानते हैं। काफी हद तक अमेरिका की ये कोशिश है, ये 30% लोग मानते हैं। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये 5% लोग मानते हैं। पांचवा हमारा सवाल था, भारत चीन की सुधरती केमिस्ट्री का वैश्विक आर्थिक संतुलन पर आखिर इसका असर क्या पड़ेगा? अमेरिकी दादागिरी कमजोर होगी, 30% लोग ये मानते हैं। एशिया मजबूत आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा, 41% लोग ये मानते हैं। अमेरिका और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करेगा, 12% लोग ये मानते हैं। वहीं वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और तनाव बढ़ेगा, 17% लोग ये मानते हैं कि इससे अमेरिका
और भारत के बीच में जो है तनाव बढ़ने की संभावना है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मिताली निकोरे अर्थशास्त्री और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके साथ ही स्वर्ण सिंह जी इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जरा समझाइए कि क्योंकि देखिए हमने देखा है कि कैसे भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर तल्खी देखने को मिलती रही है, लेकिन अगर भारत इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, बातचीत के दरवाजे चीन के साथ खुले रखना चाहता है, तो आखिर इससे क्यों आपत्ति हो रही है अमेरिका को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अमेरिका को व्यापार को लेकर शुरू से ही, चाहे आप राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल देख लें या अब दूसरा काल, उनको ये हमेशा से शंका रही है कि पूरा विश्व अमेरिका का फायदा उठाने में लगा हुआ है और उस पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है। ये उनका रुझान है जो बार बार सामने आता है, और जो रणनीति वो अपनाते हैं वो अक्सर वहीं के जो कोर्ट हैं उसको नकार देते हैं। तो अब जो हम आज बात कर रहे हैं वो ये कि करीब 40 ऐसे देश आइडेंटिफाई किए हैं। पीटर नवारो जो उनके व्यापार के सलाहकार हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और इस तरह कहा कि 40 देश जो हैं वो ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं चीन के लिए। मतलब चीन का सामान किसी दूसरे देश से जाकर फिर उसका निर्यात हो रहा है अमेरिका को। और वो जो उन्होंने एक तरह से संख्या दी है, वो कहा 40 बिलियन डॉलर से 303 बिलियन डॉलर के बीच में कहीं है। तो ये अपने आप में थोड़ा अटपटा है कि यदि आपका एक पूरा कोई स्टडी हुआ है तो उससे एक स्पेसिफिक फिगर सामने आनी चाहिए, और कौन कौन से देश को किस तरह से आप अलग तरह से कन्विंस करेंगे कि वो वाकई कुछ हो रहा है। क्योंकि आप देखें, चीन का निवेश पूरी दुनिया में है। भारत में भी चीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे जापान की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यहाँ कारों में। तो यदि वो मैन्युफैक्चर्ड चीजें फिर यूरोप में भारत बेचता है, निर्यात करता है, तो उसको क्या ट्रांसशिपमेंट कहा जाएगा? उन्होंने केवल भारत की बात नहीं की, जापान को, यूरोपियन यूनियन को, इजराइल को, मैक्सिको को, साउथ कोरिया को, सभी को उसमें जोड़ दिया, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी उसमें नासमझी भी हो सकती है। क्योंकि जब निवेश होता है, भारत का निवेश जैसे मान लीजिए होता है कहीं, तो वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है, और वहाँ से यदि वो देश आगे निवेश लेकर निर्यात को बढ़ाता है अपने को, तो क्या उसको ट्रांसशिपमेंट मान लिया जाएगा? ये बात थोड़े 2023 से शुरू हुई थी, जब रूस का तेल दुनिया भर में जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसशिपमेंट का फायदा उठाकर रूस है तेल जो अपना न तेल कह के किसी दूसरे देश का तेल बनाकर बेच रहा है जी। उस वक्त भी इस तरह की कुछ बात सामने आई, कंप्लायंस नोट उन्होंने निकाला था इस तरह का। तो ये एक तरफा बात मनमर्जी की, और पीटर नवारो जो जिनकी ये रिपोर्ट है, उनका रुझान भारत के प्रति शुरू से ही इस तरह से आक्रामक रहा है। हाँ। वो नाराज रहते हैं किसी तरह से भारत से। तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख सकते हैं कि भारत से जिस तरह से उनका व्यापार पर लगातार बातचीत चल रही है, तो किस तरह से और ज्यादा प्रभाव बनाया जाए। और खासकर जो एक सैंक्शंस का बिल वहां की संसद में लगातार उस पर बहस चल रही है, सीनेट में पास हो गया है, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो इस वक्त है, उसके साथ मिलकर देखें जो राष्ट्रपति ट्रंप को देने जा रहा है 100% टैरिफ लगाने की बात। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक तरह से चिंता का विषय हो जाता है इस रिपोर्ट की आने से। पर अपने आप में इसका कोई, मुझे लगता है कि इसका जो क्रेडिबिलिटी है रिपोर्ट की, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीजें केवल ट्रांसशिपमेंट हैं और कौन सी चीजें वहां का निवेश है और लोकल प्रोडक्शन है, लोकल उत्पादन है उसका, फिर वहां से तो सर जरा ये समझाइए इस रिपोर्ट के जरिए आखिर क्या बताने की कोशिश हो रही है अमेरिका के द्वारा? उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी जी, सॉरी ये सवाल मेरे लिए था? जी सर, आपके लिए था जी। तो जो रिपोर्ट अभी पीटर नवारो की आई है, द ग्रेट शिपमेंट स्कैम, एक तो अपने आप में नाम उसका बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 3 कैटेगरी में देशों को बांटा है। और भारत को कम से कम जो कम कैटेगरी है जिसमें ट्रांसशिपमेंट में उन्होंने कहा कि कानूनों का बहुत ज्यादा उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसमें भारत को उन्होंने डाला है। जैसे मैंने कहा कि उसमें उनके अपने बड़े खास दोस्त देश जो है, जापान है, इजराइल है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन है। पर फिर भी उसको आप यदि ये कह रहे हैं कि कानूनों के अंतर्गत ही ये सब निर्यात हो रहा है भारत से अमेरिका के लिए,
तो उसको फिर आप उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि पेनल्टी टैरिफ लगेंगे, मार्केट एक्सेस हम आपको बंद कर देंगे, या दूसरे किसी तरह के सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो यदि कानूनों के अंतर्गत ये चीजें हो रही हैं तो फिर ये टैरिफ की बात उसमें कहां से आ गई? तो थोड़ा सा अटपटा है ये, और हमेशा से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ज्यादातर चीजें इसी तरह से अटपटी सामने आती हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपसे समझूंगी मिताली जी, क्योंकि एक तरफ तो देखिए खुद डोनाल्ड ट्रंप जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, चीन के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के साथ अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो आखिर इसे लेकर क्यों आपत्ति जताई जाती है? खास करके देखिए जो रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं, जो अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए ये बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। जो चीनी सामान का जो इनडायरेक्टली जो अमेरिका तक पहुंच रहा है, उससे भारी पैमाने पर क्षति पहुंची है अमेरिका को। तो आखिर ये क्या बताने की कोशिश हो रही है? थैंक यू पुनीता जी। मैं ऑफ कोर्स प्रोफेसर के साथ पूरी तरह से अग्री करती हूँ, उनका जो पूरा एनालिसिस है। आप ये समझिए कि पीटर नवारो जी को मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का ई तो बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि आप अगर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड, और दूसरा देश एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो आपसे कम प्राइस में वो बना सकता है, तो आप दो देश मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रांसशिपमेंट क्या होती है वो तो उनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जो आपका कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि अगर मैं भारत से अमेरिका कोई पदार्थ भेज रही हूँ, या अगर मैं भारत से यूरोप कुछ भेज रही हूँ, तो हो सकता है कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे लोग यूरोप अपने एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, तो उनका ट्रांसशिपमेंट दुबई में होता है, क्योंकि आप उसे एग्रीगेट करते हैं, उसे एक बड़े टैंकर पे डालते हैं, तो उससे उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें मुझे लग रही हैं। मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि पीटर नवारो ने उन्होंने इकोनॉमिक्स छोड़िए, बेसिक मैथमेटिक्स भी उनको आता है या नहीं आता है, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली ये चीजें तो ग्लोबल ट्रेड की बहुत पिछले सदियों से चली आ रही हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस हमने एक किताब पढ़ी थी स्कूल में, तब से ये पता चल रहा है हमें कि कैसे उस टाइम के इंग्लिशमैन भी ट्रांसशिपमेंट किया करते थे। तो ट्रांसशिपमेंट को भी एक मुद्दा बनाना, एक बेसिक लॉजिस्टिक्स सेक्टर को अटैक करना, पूरी तरह से ट्रेड को ऐसे देखना कि मतलब ट्रेड की वजह से तो आपकी इकोनॉमी ही बंद हो गई, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। ट्रेड की वजह से आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी आगे प्रोग्रेस कर चुकी है कि उन्हें बेसिक गुड्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो वो एआई बना रहे हैं। तो वेरी ऑनेस्टली ये जो पूरा सिचुएशन है, ये पीटर नवारो की पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, उन्हें क्योंकि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये जो टैरिफ्स की बात हम लोग अप्रैल से कर रहे हैं आज की डेट तक, वो सब इसी नैरेटिव का हिस्सा है, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि कैसे ट्रेड की वजह से इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और बहुत सारे देशों को एक साथ ऐसा तो नहीं है मिताली जी, कहीं इसके पीछे एक वजह जरा ये भी समझाइएगा, अगर मैं गलत हूं तो जरा समझाइएगा, कहीं एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती है कि जो हमने टैरिफ को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखा है, भारत पर आरोप लगाकर एक और मौका मिल जाएगा टैरिफ लगाने का, जिस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या एक मकसद ये भी हो सकता है क्या? आप ये देखिए पुनीता जी, क्या टैरिफ की स्टोरी निकली। पहले उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश करी बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के, मतलब कि जैसे बस अपना सोच लिया कि हम टैरिफ लगा देंगे और लगा दिया। फिर उनके अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को इलीगल कहलाया। उस टाइम पर सारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी, स्पेशली जैसे भारत और बहुत सारे और ऐसे देश जो कि हमसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पूरी तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जहां पर इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्ट्रगल है, वहां पर उन सब देशों ने लॉसेस लिए, उनको कभी कॉम्पनसेशन नहीं मिला इस टैरिफ का।
उनको कभी वो पैसा वापस नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी इंपोर्टर्स को टैरिफ का रिफंड मिला अमेरिका की सरकार से, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कभी कुछ नहीं मिला। ये सब करके फिर आज प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस कांग्रेस के पास गए हैं और वहां उन्होंने बिल पास करवाया है कि वो देश जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन पर हम 100% टैरिफ भी लगा सकते हैं। और उसी के 2 दिन बाद जेडी वैंस का कॉल आया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और हमें पता नहीं है कि ऑफ कोर्स उसमें क्या डिस्कशन हुआ। तो ये बात बिल्कुल मानी हुई है कि टैरिफ को एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट बना के, टैरिफ को एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का इंस्ट्रूमेंट बना के आज अमेरिका यूज कर रहा है, जबकि 1995 में वो अमेरिका ही था जो सारे देशों के पास गया था और कहा था कि आप टैरिफ मत लगाइए किसी देश पर, जी आप ओपन ट्रेड करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए जो एक नीति रही है ना अमेरिका की, और कई बार ये देखा गया है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो कई बार ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहते हैं जिसके लेकर दुनिया भर में उनकी किरकिरी भी हो रही है। लेकिन सर जरा आप ये समझाइए, अब इससे क्या ये माना जाए कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते व्यापारिक तौर पर खराब होने की भी उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो इस तरह की खबरें हैं वो ज्यादा उभर कर सामने आती हैं, जबकि व्यापार लगातार भारत और अमेरिका में हो रहा है। और व्यापार में भी अलग अलग जो मर्चेंडाइज है उस पर अलग अलग तरह के टैरिफ हैं। करीब मोटे तौर पर जो 10% टैरिफ इस वक्त हैं वो करीब 70% मर्चेंडाइज पर है, और कुछ मर्चेंडाइज स्टील एल्युमिनियम वगैरह में टैरिफ ज्यादा भी हैं, पर सर्विसेज में इस तरह की कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि ये सब जो आपस में टकराव तनाव चल भी रहा है, उसके बाद भी भारत का निर्यात अमेरिका के लिए बढ़ा है पिछले 1 साल में। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 1% या उससे भी कम बढ़ा है, पर भारत का निर्यात अब दूसरे देशों के साथ और अच्छे से बढ़ने लगा है। वो शायद इसलिए भी कि पूरा विश्व आज ये पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका के टैरिफ्स को सुलझाया जाए, और उस अपना निर्यात जो अमेरिका जाता है क्या वो दूसरे देशों को भेजा जा सकता है। तो भारत की जिस तरह से व्यापार संधियां हो रही हैं, गौरव आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं ऑन एयर हूं। ओके, मैं मिताली जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, जरा आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। बोलिए सर। तो हम ये कह रहे हैं कि वो उसके पीछे भारत और अमेरिका के साथ भी साझेदारी, हिस्सेदारी, दोस्ती बहुत अलग अलग आयामों में सेक्टर्स में चल रही है लगातार। हाँ, व्यापार की संधि को लेकर, टैरिफ्स को लेकर कुछ तनाव है, और कभी कभी ये फिर से वापिस आता है, क्योंकि जब भी टैरिफ लगते हैं वहां के कोर्ट ही उसको खारिज कर देते हैं। फिर वो कोई दूसरे तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे जो लिंडसे ग्राहम बिल की हम बात कर रहे हैं, 100% रूस के नाम से वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं, अब वो सेनेट में, अपर हाउस में, मतलब संसद में पास हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब कह रहे हैं कि इसमें आप ईरान को भी जोड़ दीजिए। तो मतलब ये जहां तक अटपटी बातों की जिक्र है तो उसमें एक के बाद एक आती रहती है, पर जो संस्थान है अमेरिका के, भारत के, उनका जो दशकों से लगातार तालमेल है वो काफी हद तक लगातार चल रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये कह सकते हैं कि आ रहा है कि भारत और बहुत से दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में तालमेल जो है, व्यापार है, निवेश है, उसको बढ़ाया जाए किस तरह से, ताकि अमेरिका जो इतना एकदम असमंजस में डाल देता है कि क्या करने वाला है उनका नेतृत्व इस वक्त, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश में भी सारे देश लगे हुए हैं। तो भारत का व्यापार चाहे अमेरिका के साथ हो या व्यापार पूरे विश्व में हो, वो लगातार बढ़ रहा है। और अमेरिका के साथ भी ये तनाव के चलते भी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं, चाहे वो आपस में इनोवेशन की बात हो, रिसर्च डेवलपमेंट की बात हो, व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो, अलग अलग सेक्टर्स में लगातार। हाँ, कुछ सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कोई भी राष्ट्रपति हो, कुछ सेक्टर्स में अड़चने लगातार आती ही हैं, पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप चीजों को पेश करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनका अंदाज बहुत ही
अलग है, कह बिल्कुल। सकते हैं, परंपरा से हटकर है। बिल्कुल। और वो खबरों को बहुत सेंसेशनल तरह से हम मीडिया में देखते हैं कि ये हो रहा है, और वो हो रहा है। ये लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, वो जो कदम उठाते हैं, जो बोलते हैं, जो बयान देते हैं, कई बार तो उनके बयान के अलग ही मायने निकाल लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।